I'm Priyanka. I'm going to teach BST of class 12 and I'll be taking today principles of management. First of all, हम जानते हैं कि मैनेजमेंट होता क्या है. If we define management, तो मैनेजमेंट होता क्या है? पहले तो इसका हम लोग मतलब जानते हैं या मीनिंग जानते हैं. तो मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी चीज को मैनेज करना. ये एक आर्ट है जिससे आप किसी चीज को मैनेज करते हैं. तो मैनेज किसको करते हैं, क्या करते हैं, कब करते हैं, किसे करते हैं, ये हमें जानना है. मैनेजमेंट एक कला है जिसके द्वारा हम खुद ना काम करके दूसरों से काम करा लेते हैं. ये जो हमारे पास जो आर्ट रहता है इसे हम मैनेजमेंट कहते हैं. सपोज मुझे इसे डस्टिंग करना है, मैं खुद उसे डस्टिंग कर रही हूँ, तो ये मैनेजमेंट नहीं होता है. जब मैं ये किसी और को बोल करके करा लेती हूँ तो ये जो आर्ट है उसको मैनेजमेंट बोलते हैं. इसको करा लेने का 2-3 तरीका हो सकता है. या तो मैं प्यार से बोल करके करा सकती हूँ, या तो डांट करके करा सकती हूँ, या फिर मैं उसको स्ट्रिक्टली बस बोल करके करा सकती हूँ. तीनों के अपने फायदे हैं और तीनों के अपने नुकसान हैं. कभी जगह पे डांटना पड़ता है, कभी अच्छे से बोलना पड़ता है, कभी ऑर्डर देना पड़ता है, कभी उसको मोटिवेट करना पड़ता है. तो ये जो आर्ट होता है कि आप काम करा लो और किस तरीके से करा लो, उसको हम लोग मैनेजमेंट बोलते हैं. तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है. तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आज हम लोग कर रहे हैं. तो हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज प्रिंसिपल. मैनेजमेंट तो हम लोग जान लिए कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ मेकिंग अदर पर्सन डू द वर्क फॉर यू. तो अब हम जानते हैं प्रिंसिपल क्या होता है. वन वर्ड में हम डिफाइन करते हैं जब प्रिंसिपल को, तो ये एक टर्म होता है जिसका मतलब होता है एक रूल या रेगुलेशन फॉर गाइडिंग अ बिहेवियर. इट्स अ प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग अ गुड बिहेवियर. ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं. इट्स नॉट वेरी रिजिड, इट फ्लक्चुएट्स एंड इट चेंजेस फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन. तो जब हम प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं तो इसको हम लोग वन वर्ड में बोल सकते हैं, ये एक गाइडिंग फ्रेमवर्क है. क्या है ये? एक गाइडिंग फ्रेमवर्क है, या एक ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो कि आदमी बनाता है टू इम्प्रोवाइज और टू गाइड सर्टेन बिहेवियर. तो उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर. तो जब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से दिया है और बहुत सारे लोगों ने दिया है. तो उसमें सबसे जो हम पहले जानेंगे, उससे पहले हम लोग जानने का कोशिश करते हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उसके सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक है. पहले वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है. तो सबसे पहला प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये सबसे पहले क्या है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी. इसका मतलब क्या है कि ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन इसका है, ये हर जगह पर लागू हो सकता है. इसका एप्लीकेशन एक जगह पर लागू होगा, दूसरी जगह पर नहीं होगा, ऐसा नहीं है. स्टार्टिंग फ्रॉम होम टू ऑर्गेनाइजेशन टू बिजनेस हाउसेस टू कंपनीज, इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर. इन स्कूल्स, इन इंस्टीट्यूशंस, एवरीवेयर दिस इज एप्लीकेबल. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका क्या होता है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन है. सेकेंड हम बात करते हैं तो ये एक जनरल गाइडलाइन है. जनरल गाइडलाइन का मतलब होता है कि इट कैन चेंज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जैसे अगर हम बात करें कि एक घर के बारे में, उसके रूल्स अलग होंगे, दूसरे घर के अलग होंगे. एक इंस्टीट्यूशन है, उसके रूल्स अलग है, दूसरे इंस्टीट्यूशन के रूल अलग है. पर ये एक जनरल गाइडिंग फॉर्मूला है. फॉर एग्जाम्पल, या रूल है कह सकते हैं. जैसे हम चाहते हैं वी शुड कीप आवर होम टाइडी, वी शुड कीप आवर क्लासरूम क्लीन. ये एक जनरल गाइडलाइन है विच नीड्स टू बी फॉलोड बट मेनी पीपल डू नॉट. तो उसकी कोई पनिशमेंट नहीं होती है. ठीक है, देयर आर जनरली नॉट पनिशमेंट अटैच्ड टू इट, बट वी शुड डू इट. ठीक है, तो सबसे पहला इसका प्रिंसिपल क्या है, इट हैज यूनिवर्सल एप्लीकेशन. सेकेंड क्या है कि इट्स अ जनरल गाइडिंग प्रिंसिपल. थर्ड हम बात करते हैं, तो थर्ड हम बात कर सकते हैं फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन. फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब है कि जब हम उस चीज को करते हैं और हमें वो सही नहीं लगता है तो हम उसको चेंजेस भी उसमें ला सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम क्लास कर ले रहे थे, अगर सपोज हमारे जो कोचिंग है, हमारे द इमर्ज, उसकी क्लास की टाइमिंग थी 12 से 1.
एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर कन्वीनियंट नहीं थे, सपोज वो लोग फाइंड कर रहे थे कि नहीं स्कूल से आकर के थोड़ी दिक्कत हो रही है, चाहे क्लासेस स्कूल की छूट रही है, तो हम लोग उसको 3 से 4 भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या होता है, ये एक चीज जो है, जो क्या है, प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन से पता चलता है कि इसमें चेंजेस लाना कितना है और कैसे है। तो प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन के बेसिस पे आप एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रिंसिपल अपने हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है, पर बिना प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर सकता है। फोर्थ आपका है कि इट्स अ फ्लेक्सिबल प्रिंसिपल। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि उसको आप मरोड़ सकते हो। मैंने जैसे बोला कि आप उसमें क्या है, कोई भी रिजिडिटी इसमें नहीं होता है, बट उसके बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर सकती। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के है। फिर मैं बात करूंगी कॉज एंड इफेक्ट। उसके कॉज और इसका इफेक्ट दिखता है, जैसे कि हम एक प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं, चाहे हम किसी एक रूल को अप्लाई कर रहे हैं, उसका कोई कॉज होगा और उसका कोई इफेक्ट तुरंत दिखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक्स्ट्रा क्लासेस ले रही हूँ आपकी कि आप और बेटर कर सको, तो उसका इफेक्ट ये होना चाहिए कि आपके रिजल्ट में मुझे उस चीज का दिखना चाहिए कि हाँ आप लोगों के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। तो इट हैज गॉट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके और कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर चेंज इसका सबसे बड़ा प्रिंसिपल होता है, कि इसमें ह्यूमन बिहेवियर को आपको एक गाइड करने के लिए या एक मोटिवेट करने के लिए आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को बनाया गया है। अब हम बात करते हैं, कुछ बहुत फेमस लोगों ने प्रिंसिपल दिया है मैनेजमेंट का, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे प्रिंसिपल दिए हैं, बट हम लोग जानते हैं कि हमारे क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो आपका प्रिंसिपल है वो है FW टेलर ने दिया था। और उन्होंने कौन सा प्रिंसिपल दिया था? उन्होंने FW टेलर ने हमें दिया था क्या? साइंटिफिक मैनेजमेंट। उन्होंने क्या बोला था? साइंटिफिक मैनेजमेंट का उन्होंने फॉर्मूला दिया था। उनका क्या था? FW टेलर इज अ वेरी फेमस स्कॉलर, और वी कैन से कि वो बहुत बड़े मैनेजमेंट के बहुत बड़े विशेषज्ञ थे, जिन्होंने अपना व्यू पॉइंट दिया था। तो उनको FW टेलर ने दिया था साइंटिफिक मैनेजमेंट, उन्होंने अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब किया था। उसमें उन्होंने क्या बोला था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट 4 प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो सबसे पहला उन्होंने प्रिंसिपल बताया था, जो आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट का सबसे पहला प्रिंसिपल है, उन्होंने कहा था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उसमें साइंस होना चाहिए। साइंस का मतलब होता है कि यहाँ पर किसी आधार पे किसी उसका कुछ बेस होना चाहिए, ये तुक्के के बेस पे नहीं होना चाहिए। नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब होता है कि आप भगवान भरोसे छोड़ दे रहे हो, ठीक है, कि सही हुआ तो हुआ, हिट एंड ट्रायल बेसिस पे आप कर रहे हो कि हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। बट यहाँ पर FW टेलर का कहना था, जब हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई करते हैं तो उनका सबसे पहला था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। मतलब है कि ये एक्सपेरिमेंटेशन और इसकी जो ऑथेंटिसिटी है या इसके जो रूल्स है या जो रिजल्ट है ये प्रूवन होनी चाहिए, ये तुक्के के बेसिस पे नहीं होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने क्या कहा था? क्या? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। जो सेकेंड प्रिंसिपल उन्होंने दिया था, उन्होंने कहा था हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। उन्होंने जो सेकेंड प्रिंसिपल दिया था उसका मतलब था क्या? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसका मतलब क्या होता है कि जो लोग हैं, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जो घर में, इंस्टीट्यूशन में, कहीं पे जो फंक्शन कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो साथ में मिलकर के काम करें, ये अगर साथ में मिलकर के मोटिवेट होकर के साथ में अगर काम करते हैं तो सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ज्यादा नहीं, 100% होते हैं। जब हम हार्मनी में काम करते हैं, यूनानिमसली टुवर्ड्स वन अचीव्ड गोल या टुवर्ड्स वन प्लान्ड गोल, तो वो अचीव करना ज्यादा आसान हो जाता है। नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कि आप
आपस में अनबन कर करके आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो हमने अभी तक पढ़ा कि FW टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया था, उस उनका सबसे पहला प्रिंसिपल था हार्मनी नॉट उनका सबसे पहला रूल था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसका मतलब है कि वो एक्सपेरिमेंटेशन रूल्स प्रोवन रिजल्ट प्रोवन के बेसिस पे होना चाहिए, तुक्के के बेसिस पे या हिट एंड ट्रायल के बेसिस पे नहीं होना चाहिए। सेकेंड उन्होंने रूल जो बताया था या प्रिंसिपल जो उन्होंने बताया था वो क्या था, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। जिनके लिए रूल्स बना है, जिनके लिए प्रिंसिपल बने हैं, आपस में वो लोग यूनानिमसली साथ में एक गोल को सेट करके उसके अगर टुवर्ड्स अचीव करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो लोग ज्यादा अच्छे से अचीव कर पाएंगे। अगर आपस में अगर अनबन के साथ बढ़ेंगे, डिस्कॉर्ड के साथ बढ़ेंगे, लड़ाई करके बढ़ेंगे तो वो लोग उस मोटिवेशन से या उस ऑब्जेक्टिव से दूर चले जाएंगे। थर्ड जो उन्होंने कहा था, उनका थर्ड जो रूल था वो था कोऑपरेशन। कोऑपरेशन समवॉट सिमिलर अप्रोच है या समवॉट सिमिलर है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड से। कोऑपरेशन का मतलब है कि आप एक दूसरे को सहायक बनो, जहां पर किसी की कमी है वहां आप उसको मदद करो और एक दूसरे को साथ में लेकर के आगे बढ़ो। सपोज आई एम गुड एट फाइन आर्ट्स, यू आर गुड एट सिंगिंग, if you are good at painting, you are good at something, I am lack behind in something, तो आप मुझे कंप्लीट करो, मैं आपको कंप्लीट करता हूं, in the sense of motivating in order to complete a certain accomplished objective or in order to attain certain predetermined objective। तो उसको अचीव करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कोऑपरेशन के साथ या साथ में एक दूसरे के पूरक बनने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जो लास्ट हम बोलते हैं, जो उन्होंने कहा था डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टुवर्ड्स ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, इन वन वर्ड हम लोग बोल सकते हैं डेवलपमेंट। अब दो वर्ड है, एक है ग्रोथ और दूसरा है डेवलपमेंट। दो वर्ड में बहुत सिमिलैरिटी है पर थोड़े से डिफरेंस है। ग्रोथ का मतलब होता है आप किसी चीज को कर रहे हो और एक टाइम पे पहुंचने के बाद वो रुक जाता है। जैसे मैं बात करूं हाइट की, मैं बात करूं सीखने की क्षमता की, मैं बात करूं कि बहुत सारी चीजें हैं जो एक सर्टेन एज पे आकर के क्या होता है, हमारा ग्रोथ होता है, वो फिर रुक जाता है, ठीक है। जैसे अगर हम बोले कि हमारा हाइट एक सर्टेन एज में आके रुक जाता है, फिर हम जो इधर बढ़ रहे होते हैं फिर इधर से बढ़ने लगते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, आपका ग्रोथ होता है। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ये रुकने का काम नहीं होता है। डेवलपमेंट इज अ ओवरऑल कह सकते हैं बढ़ने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग डेवलपमेंट बोलते हैं। तो जब FW टेलर बात कर रहे हैं तो इज नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रोथ, क्योंकि ग्रोथ एक सर्टेन पॉइंट पे आकर के रुक जाता है। वो बात करें डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट इज अ लाइफ टाइम प्रोसेस। जो आप जिस दिन से जन्म लेते हो, जब तक हम जिंदा है तब तक हमारे में डेवलपमेंट आता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट इज मोर ब्रॉडर अप्रोच देन ग्रोथ। तो यहां पर जब FW टेलर बात कर रहे हैं तो वो बात कर रहे हैं कि डेवलपमेंट जो है, जो वर्कर्स का है, वो ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी तक होना चाहिए। ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी का यहां पर मतलब है अब दो वर्ड है, एक है वो हम लोग कहते हैं एफिशिएंसी और एक वर्ड है एफिशिएंट। वी माइट कंफ्यूज बोथ द टर्म्स, पर एफिशिएंसी और एफिशिएंट का मतलब होता है, एफिशिएंसी का मतलब होता है जब आप अपने रिसोर्सेस का पूरे अच्छे से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंट को बोलते हैं हम लोग कंप्लीशन ऑन टाइम, ठीक है। तो यहां पर जो है FW टेलर ये बात करते हैं एफिशिएंसी की। इनका कहना है कि हमें टाइम पे कंप्लीट कर देना है, तो इसका मतलब नहीं है कि हम उसको किसी भी तरीके से कैसे भी कंप्लीट करके बस टाइम पे दे दें। हमें रिसोर्सेस को प्रॉपर यूटिलाइज करके, उसका सबसे ज्यादा यूज करके, सबसे जितना आप उससे यूज कर सकते हो और जितने अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो, वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। तो यहां पर FW टेलर बोलते हैं कि डेवलपमेंट तो होना चाहिए वर्कर्स का। कहां तक होना चाहिए? जहां तक होना चाहिए
जब तक वो रिसोर्स को पूरे अच्छे तरीके से एफिशिएंटली यूटिलाइज ना कर पाए। इफेक्टिवली तो करे पर एफिशिएंटली यूटिलाइज करके तब उसको इफेक्टिवली लाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या कि एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज टू इट्स ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। ठीक है, तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने हमें 4 प्रिंसिपल दिए हैं। सबसे पहला उन्होंने बोला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, तो मतलब है कि ये एक्सपेरिमेंटेशन जो प्रोवन है उसके बेसिस पे होना चाहिए, तुक्के के बेसिस पे नहीं होना चाहिए। सेकंड उन्होंने बोला हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, जिनके लिए जो साथ में काम कर रहे हैं, जिनके लिए रूल्स बनाए वो आपस में लड़के नहीं साथ में आगे बढ़ने चाहिए। थर्ड उन्होंने क्या कहा है कोऑपरेशन। कोऑपरेशन का मतलब है कि जो एक दूसरे में त्रुटियां हैं उसको लेकर के कंप्लीट करके आगे बढ़ने चाहिए। फोर्थ उन्होंने कहा है डेवलपमेंट टू ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, मतलब है कि डेवलपमेंट की जितना आप आगे बढ़ रहे हो, जितना आप ये कर रहे हो, वो आप लगातार सीखो और तब तक सीखो जब तक आप रिसोर्सेज का अच्छे से यूज करना ना जान ले हो। ये हमारे 4 प्रिंसिपल जो दिया गया था किसके द्वारा, एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा। और बहुत सारे प्रिंसिपल हैं जिसमें एक और नाम हमारा जुड़ जाता है जिसको बोलते हैं हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल एक पर्सन है जिन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। इन्होंने एफ.डब्ल्यू. टेलर ने 4 प्रिंसिपल दिया था, इन्होंने 14 प्रिंसिपल दिया है। कितना प्रिंसिपल दिया है? इन्होंने 14 प्रिंसिपल बताया है। प्रिंसिपल बताया है किसका? मैनेजमेंट का। इसमें सबसे पहला इन्होंने 14 प्रिंसिपल में सबसे पहला इन्होंने बताया था क्या? इन्होंने बोला था डिविजन ऑफ वर्क। सबसे पहला इनका प्रिंसिपल क्या आता है? 14 प्रिंसिपल में इनका सबसे पहला जो आपका प्रिंसिपल आता है डिविजन ऑफ वर्क। एंड हेनरी फ्योल इज पॉपुलरली नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। उन्होंने बोला है एक बड़े काम को छोटे छोटे काम में बांट देना और लोगों को अपने वर्क को असाइन कर देना, ये सबसे बड़ा प्रिंसिपल है। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम देखें तो एक सपोज मैं मान के चलते कि एक स्कूल है, वन टीचर इज नॉट टीचिंग ऑल द सब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल कॉमर्स हमारे 5 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, तो वन टीचर इज नॉट टेकिंग बीएससी, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, वो सारी चीज कर रहे हैं, तो he'll be lost somewhere। तो उनका क्या कहना है कि चीजों को बांट देना चाहिए। There is teacher for BSc, there is teacher for accounts, there is teacher for economics, there is teacher for English, there might be teacher for Hindi। अगर आपने हिंदी लिया है तो, मैथ्स लिया है तो आपके मैथ्स के अलग टीचर होते। क्यों? क्योंकि डिविजन ऑफ वर्क इज द की पॉइंट, कि आप जब काम को छोटे पार्ट में बांट देते हो तो उसकी स्पेशलाइजेशन, उसके जो कह सकते हैं कि उसमें जो बारीकी है वो ज्यादा अच्छे से लोग जान पाते हैं। सपोज आई एम टीचिंग ऑल द सब्जेक्ट, तो आई माइट नॉट बी गुड एट एवरीथिंग। तो जब मैं अपने एक स्पेशलाइजेशन को चुनती हूँ तो उसमें मैं ज्यादा आगे बढ़ सकती हूँ। तो उन्हीं का कहना है क्या, हेनरी फ्योल का, कि काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना चाहिए और उस छोटे छोटे हिस्सा के लिए, हर काम के लिए जो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट पर्सन है उसको काम दे देना चाहिए। For example, I am good at BSc, I am taking your BSc. Some might be good at accounts, so वो उसका आपका accounts लेंगे, ठीक है। तो division of work is one principle of Henry Fayol. Second, he says, what he says, the second management of principle is authority and responsibility. Now, what is authority and what is responsibility? We say authority should go hand in hand with responsibility। इसका मतलब क्या है कि आपको अगर कोई चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है देखने की, तो आपको उससे रिलेटेड उस पर्सन को आपको अथॉरिटी भी देना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे मैं एग्जांपल देती हूं कि इफ आई एम सपोज अ गार्ड ऑफ सर्टेन स्कूल और मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है देखना, या मेरा कर्तव्य है देखना कि हर बच्चा अपने आईडी कार्ड को पहन करके आए, ठीक है। अगर हर बच्चा अपने आईडी कार्ड को पहन करके आ और मैं उसको घुसने दे दूं, तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी देखना आईडी कार्ड।
तो उसके साथ मेरा अथॉरिटी ये जुड़ जाएगा कि अगर कोई बच्चा आईडी कार्ड नहीं पहन के आए तो मैं उसको क्लास में ना घुसने दूं, ठीक है, या मैं उसको स्कूल कॉलेज जो भी इंस्टीट्यूशन है उसमें घुसने ना दूं। तो इसका मतलब क्या है, जब आप किसी पर्सन को ऑथराइज करते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसके साथ अटैच होता है आपका अथॉरिटी। तो अथॉरिटी शुड गो हैंड इन हैंड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप अप्रोप्रिएट अथॉरिटी नहीं देते हो तो इसका मतलब क्या है, आप अच्छे से उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जिस पर्सन को असाइन किया वो नहीं कर पाएगा। जैसे अगर माँ बाप अपने बच्चे को देते हैं टीचर को कि पढ़ाने के लिए, तो अगर बच्चे बदमाशी करते हैं उससे रिलेटेड आप पनिशमेंट नहीं देना अलाउ करोगे तो बच्चे फिर टीचर का बात नहीं सुनेंगे। अगर आप स्कूल में आके बोलोगे आपने मेरे बच्चे को क्यों मारा, तो फिर क्या हो जाता है कि आप फिर टीचर की ही वैल्यू को कम कर दे रहे हो, ठीक है। तो क्या है कि आप अपने बच्चे को फिर जो आप जिस काम के लिए भेजे हो वो काम हो नहीं पाएगा अच्छे से, ठीक है। तो इसीलिए अथॉरिटी शुड गो इन हैंड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, द थर्ड प्रिंसिपल इज डिसिप्लिन। एंड व्हाट इज डिसिप्लिन? यहां पर डिसिप्लिन का क्या मतलब है? वन वर्ड में बहुत सारे लोगों ने कहा है व्हाट इज सक्सेस? 100% डिसिप्लिन इज इक्वल टू सक्सेस। 100% डिसिप्लिन इज इक्वल टू सक्सेस। इसका मतलब क्या है कि डिसिप्लिन जो है इसका मतलब होता है कि ऐसा बिहेवियर जो एक गुड कंडक्ट का हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में डिसिप्लिन क्या होता है कि आपको 9 बजे से पहले घुस जाना है, यू शुड कम इन नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म, यू शुड हैव योर नेल्स कट, you should take bath and then come to school, you should have a clean shoes। तो ये सब क्या है, डिसिप्लिन है। तो उसी तरीके से हर जगह का अपना एक डिसिप्लिन होता है, जिसको कि तोड़ने से क्या होता है कि आपको एक अच्छे गुड बुक में आप नहीं आ पाते हो, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा था, हेनरी फ्योल ने, कि सारे ऑर्गेनाइजेशंस के अपने एक क्या होने चाहिए, उनका कहना था कि अपने सारे ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक डिसिप्लिन होता है, जो कह सकते हैं कि रूल्स फॉर गाइडिंग अ गुड बिहेवियर, ठीक है। तो उन्होंने अभी तक 3 प्रिंसिपल हमने पढ़ा था। तो सबसे पहला उन्होंने क्या कहा था कि काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना चाहिए। सेकंड उन्होंने कहा था कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। अगर आपने किसी को काम दिया है तो उससे रिलेटेड आपको उसको अथॉरिटी भी असाइन करना है। थर्ड उन्होंने क्या कहा था, डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि मैंने बताया कि इट्स अ रूल फॉर गाइडिंग अ गुड बिहेवियर और टुवर्ड्स गाइडिंग a certain for achieving a certain objective, ठीक है। फिर आपका मैं कह सकती हूँ कि फिर उन्होंने जो 4th प्रिंसिपल दिया है ये आपका बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जनरली क्वेश्चन इससे रिलेटेड बहुत सारे आते हैं, जिसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। अब ये यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है? यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है यू शुड टेक ऑर्डर जस्ट फ्रॉम वन पर्सन। जैसे अगर मैं बोलूं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में 3 मैनेजमेंट का लेवल होता है, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, एंड देन वी हैव जो हम कह सकते हैं कि जो वर्कर ग्रुप होता है वो होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हम जो ऑर्डर ले रहे हैं, टॉप मैनेजमेंट से ऑर्डर लेता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है वो दोनों के बीच का जो है वो रिलेशन का काम करते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट से। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका जो यूनिटी ऑफ कमांड है इट शुड कम फ्रॉम जस्ट वन पर्सन। इसके पीछे क्या रीजन है? अगर लोअर लेवल मैनेजमेंट है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट से ले रहा है तो उसको उसी से लेना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि 10 लोगों का अगर आप ऑर्डर ले रहे हो तो एक तो आप 10 लोगों का एक टाइम पे कर नहीं पाओगे। दूसरा ये बात होती है कि जो वर्कर है या जो ऑर्डर ले रहे हैं उनके लिए एक्सक्यूज बनाने का मौका मिल जाता है, मैं उसका काम कर रहा था, मैं उसका काम कर रहा था, वो दोनों का काम नहीं करेगा, ठीक है। इट क्रिएट्स अ केओस इन द माइंड ऑफ द पर्सन रिसीविंग ऑर्डर। तो इसीलिए क्या कहते हैं हेनरी फ्योल कि ऑर्डर जस्ट कम फ्रॉम वन पर्सन, है ना। और हर एक पर्सन जो काम कर रहा है उसका एक सुपरवाइजर होता है जिसको ही ऑर्डर देना चाहिए अपने जो नीचे के जो कह सकते हैं वर्कर है या को वर्कर को तो आप नहीं दे सकते, बट फिर भी अगर दे रहे हो तो, है ना। तो क्या है कि आप ऑर्डर जो है वो सिर्फ एक पर्सन से ही ले सकते हो, ठीक है। इसके बहुत सारे अपने फायदे हैं, कुछ थोड़े बहुत नुकसान भी होंगे।
बट क्या कह सकते हैं कि यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है यू शुड टेक ऑर्डर फ्रॉम जस्ट वन पर्सन, ठीक है। फिर उसके बाद जो फिफ्थ प्रिंसिपल है जिसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? भले आप ऑर्डर लो एक पर्सन से, लेकिन आप जो लोग सारे जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो वो आप वर्क करो टुवर्ड्स फुलफिलिंग और टुवर्ड्स अचीविंग अ वन प्री डिटरमाइंड गोल। यानी कि पहले से आपका एक प्री डिटरमाइंड गोल होना चाहिए, उसी के बेसिस पे और उसी को दिमाग में रख करके आप सारे लोगों को क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो देयर शुड बी वन, देयर शुड बी ऑर्डर फ्रॉम वन पर्सन, ये तो आपका कहता है यूनिटी ऑफ कमांड। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है कि सारे लोग जो काम कर रहे हैं, भले डिवीजन ऑफ वर्क हो, भले यूनिटी ऑफ कमांड हो, पर आप जो काम कर रहे हो वो एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हो। जैसे अगर मैं बोलूं कि लेस का पैकेट बन रहा है, ठीक है, या चिप्स का पैकेट बन रहा है, कहीं पर चॉपिंग का काम होता होगा, कहीं सुखाने का काम करता होगा, कहीं पैकेजिंग का काम होता होगा, कहीं लेबलिंग का काम होता होगा, बट आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप चिप्स का पैकेट बनाओ। तो उसी को क्या कहते हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये क्या है, ये फिफ्थ प्रिंसिपल है किसका, हेनरी फ्योल का। जो सिक्स्थ प्रिंसिपल है जो सिक्स आपका प्रिंसिपल है वो सिक्स प्रिंसिपल क्या कहता है, वो बोलता है सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या होता है, सब ऑर्डिनेशन, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है, मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी एक लग्जरी कार खरीदूं, ठीक है, मेरी घर की रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे उसमें रिनोवेशन कराना है, ठीक है, मेरा पर्सनल क्या है कि मुझे एक लग्जरी कार खरीदना है, मेरे घर की रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे रिनोवेशन, मेरे घर की जरूरत है, मैं एक अकेले घर में नहीं रहती हूं, ठीक है। तो मेरा जहां पर्सनल इंटरेस्ट है उसको मुझे छोड़ करके जनरल इंटरेस्ट की तरफ जाना चाहिए जिससे सबका भला हो। मैं अपना इंटरेस्ट देखूंगी, पर कब, जब जनरल इंटरेस्ट फुलफिल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर बोलूं कि मुझे पर्सनल आईफोन चाहिए और मेरे क्लास में मुझे एक प्रोजेक्टर की जरूरत है ताकि मेरे बच्चों को दिक्कत नहीं हो, तो आई शुड फर्स्ट परचेज प्रोजेक्टर, क्योंकि वो क्या है, जिससे सबका भला हो रहा है ना। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में भी पहले अगर किसी का प्रायोरिटी खुद का आता है, उसको हमें छोड़ करके हमें उस डिसीजन पे अड़े रहना चाहिए जिससे कि सबका फायदा हो, ठीक है। जैसे कोई वर्कर बोल रहा है कि मेरा इंक्रीमेंट करा दो, और आपको लगता है कि वहां पर सैनिटेशन का, वहां पर कैंटीन बनवाने की ज्यादा जरूरत है, सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल बोल रहे हैं हमारा इंक्रीमेंट कर दो, है ना, एंड सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर सैनिटेशन बन जाए या कैंटीन हो जाए ताकि सबका फायदा हो। या फिर कह सकते हैं गर्मी आ गया है तो वाटर का जो है वाटर फैसिलिटी वहां पर प्रॉपर हो जाके कूल वाटर मिले। तो वहां पर हम क्या करते हैं कि जो जनरल इंटरेस्ट है उसको हम लोग प्रायोरिटी देते हैं ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। तो ये किसका कहना है, ये आपका हेनरी फ्योल का कहना है कि तभी एक अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन रन कर सकता है, ठीक है, जहां पर आप ग्रुप और सिंगल पर्सन को प्रायोरिटी ना दे करके सबको प्रायोरिटी दो, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से रन कर सकता है। फिर सेवेंथ है रेम्यूनरेशन। ये तो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट यही होना चाहिए, रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉइज। इसका मतलब क्या है कि आपने जिससे काम लिया है उसको आपको सही समय पे पेमेंट करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली एवरी एम्प्लॉय इज वर्किंग टुवर्ड्स या फॉर ऑर्गेनाइजेशन कि वो कुछ कमा सके, कुछ अर्न कर सके। अगर आप उसको टाइम पे रेम्यूनरेशन नहीं दोगे, चाहे वो फाइनेंशियल इंसेंटिव हो चाहे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव हो, अगर आप उसको नहीं देते हो तो वो डीमोटिवेटेड फील करेगा, दे वोंट फील मोटिवेटेड, उसको काम करने में इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा कि वो आगे बढ़े कि काम करे, है ना। तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉइज। ये हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल है कि वन ऑफ द की
मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की एक संस्था को काम अच्छे से करा लेना, दूसरे से काम करा लेने का सबसे जो एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ये भी है कि आप टाइम पे अपने एम्प्लॉयज को जिससे आपने काम लिया है समय पे, तो सही टाइम पे आपको पेमेंट करा देना चाहिए। और नहीं कराओगे तो वो पर्सन क्या होता है, डीमोटिवेटेड फील करता है, तो उसको फिर काम करने की इच्छा नहीं होती। द एट प्रिंसिपल इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब अपने पास आप पावर को रखते हो, आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला एक कंट्री है, वहां पर एटॉमिक पावर से, एनर्जी से रिलेटेड चीज, डिफेंस से रिलेटेड जो डिसीजन है वो सेंट्रल जो कंट्री है, सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरों से शेयर नहीं कर सकती, तो उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइजेशन। ऑन द अदर हैंड मैं बात करूं एजुकेशन के बारे में, फूड एंड सेफ्टी के बारे में, बहुत सारी और मैं बात करूं रेलवे के, रोड्स के बारे में, रेलवे भी आपका सेंट्रल फिगर है। ऑन द अदर रोड के बारे में बात करती हूँ, इसको जो शेयर करती है विद स्टेट गवर्नमेंट, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिसेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर अपने पास रखना, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है आप अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप शेयर करते हो विद समवन एल्स। फिर आप क्या होता है, स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब होता है एक ऑर्डर होता है फॉर कमांड, आपका एक फॉलो होना चाहिए ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल A should communicate with B, then B should have a communication with C, she should have with D, D should have with E। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर ऑफ कम्युनिकेशन है या ऑर्डर ऑफ कमांड है, इसको बोलते हैं स्केलर चेन। बट एक और इसमें एक लूप होल है जिसको कि हम लोग बोलते हैं गैंग प्लैंक। क्या बोलते हैं, एक वर्ड है जिसको बोलते हैं गैंग प्लैंक। इन द केस ऑफ इमरजेंसी, जब आपस में हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम D to H, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक, है ना। इट्स ओनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ इमरजेंसी, कि जब आप आपस में कोऑर्डिनेट कर पाते हो, ठीक है, तब ये स्केलर चेन का जो रूल है उसको ब्रेक करता है। ठीक है, फिर उसके बाद फिर जो आपका 11th प्रिंसिपल 10th प्रिंसिपल है जिसको बोलते हैं जो है आपका ऑर्डर। ये ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर मतलब ऑर्डर नहीं की किसी से ऑर्डर लेने वाला ऑर्डर नहीं, ऑर्डर का मतलब होता है देयर शुड बी प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग शुड बी इन प्लेस। इसका मतलब होता है ये जो पेन है, फॉर एग्जांपल इसका पेन का यहाँ पर जगह है, यहाँ पे मुझे इसे यहीं पर रहना चाहिए, ये बुक का जगह यहाँ है तो ये यहीं पर रहना चाहिए। ठीक है, एक तो जगह सबके लिए होना चाहिए और सब चीजें अपनी जगह पे होनी चाहिए, तो उससे क्या होता है लोगों को खोजने में दिक्कत नहीं होती है किसी भी चीज को या किसी भी पर्सन को। सपोज मुझे कोई खोज रहा है तो मैं यहीं मिलनी चाहिए, है ना, तो मेरा प्लेस यहाँ है और मैं यहीं पर मिलूं, तो इसे क्या बोलते हैं, ऑर्डर। अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। ठीक है, जो आपका 11th प्रिंसिपल है ये क्या बोलते हैं, इक्विटी। अब इक्विटी का मतलब होता है सबको समान तरीके से देखना। तो इक्विटी का मतलब क्या होता है, आप किसी से बायसनेस ना करो, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एज, नॉट द बेसिस ऑफ कलर, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ क्रीड। आप किसी भी बेसिस पे किसी से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इक्विटी। जो आपका 12th प्रिंसिपल है वो क्या बोलता है, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, आज आपने मुझे रखा, कल आपने निकाल करके किसी और को रखा, फिर किसी और को रखा, तो उससे क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनेल नहीं होगा, तो आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जब तक स्टेबिलिटी आपके पर्सोनेल की नहीं होगी तब तक स्थिरता ग्रोथ की भी नहीं होती है। ठीक है, जब तक आप एक को रखोगे दूसरों को रखोगे फिर चेंज करते रहोगे, इससे क्या होता है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन हैम्पर होता है। फिर आपका क्या है, 12th जो आपका 13th प्रिंसिपल है जिसको बोलते हैं इनिशिएटिव, एंड जो 14th है उसको बोलते हैं स्पिरिट डी कॉर्प्स। तो मैं 13 और 14 लिख देती हूँ, तो आपका क्या है, इनिशिएटिव, एंड जो 14th है जो क्या है, ये जो 13th प्रिंसिपल है इनिशिएटिव, इसका मतलब क्या होता है, आपको अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना चाहिए कि वो कुछ नया बताए। वो कुछ नया बताएंगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो फायदा होगा। देयर शुड ऑलवेज बी फीडबैक फ्रॉम एम्प्लॉयज, क्या अच्छा करना चाहिए, क्या और अच्छा हो सकता है, क्या आप अच्छा करो, क्या आपको कमी है जिसकी वजह से आप पीछे रह जा रहे हो, तो इसको क्या बोलते हैं, इनिशिएटिव। अपने एम्प्लॉयज को हर तरीके से आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। एंड द लास्ट वन इज 14th प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं स्पिरिट डी कॉर्प्स, जिसका क्या मतलब है कि आपको अपने जो एम्प्लॉयज है इसको हमेशा उसको खुशनुमा रखना है। इसका मतलब क्या है कि जो माहौल है उसमें आप
हार्मनी टाइप का रखो, जैसे कि आपके FW टेलर ने जो आपका कहा था उसी को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। उन्होंने क्या बोला था, देयर शुड बी हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो यहाँ पर भी वर्ड क्या बोला गया, स्पिरिट डिकॉप्स का क्या मतलब है कि जो लोग साथ में काम कर रहे हैं वो लोग साथ में मिलजुल करके एक गोल की तरफ आगे बढ़ेंगे तो संस्था ज्यादा अच्छे से रन कर पाएगी। तो आज हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट क्या होता है। तो मैनेजमेंट है एक कला जिससे कि आप दूसरों से काम करा लेते हो। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा रूल है जिससे कि आप गुड बिहेवियर की तरफ काम करते हो। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज बोली है जो यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, फ्लेक्सिबल है, जनरल एप्लीकेबिलिटी है, मैनली ह्यूमन बिहेवियर को चेंज करती है। बहुत सारी चीजों हम लोगों ने जाने की कैरेक्टरिस्टिक उसके क्या है। बट हम लोगों ने पढ़ा कि 14 कि आपके कुछ फेमस लोगों ने आपके प्रिंसिपल दिए, जैसे कि FW टेलर ने 4 प्रिंसिपल दिए। उन्होंने कहा था साइंस नॉट डिस्कॉर्ड, उन्होंने कहा था कि हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज टू इट्स ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। वैसे ही हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल दिया था। उन्होंने कहा था 14 प्रिंसिपल में डिविजन ऑफ वर्क होना चाहिए, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा था कि सबऑर्डिनेशन होना चाहिए इंडिविजुअल इंटरेस्ट का जनरल इंटरेस्ट की तरफ, रेम्यूनरेशन होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, स्केलर चेन उन्होंने बताया था। उसके बाद उन्होंने ऑर्डर बताया था, इक्विटी बताया था, उन्होंने इनिशिएटिव बोला कि इनिशिएटिव लेने का मौका देना चाहिए। और उन्होंने लास्ट में क्या बोला था आपके 14 प्रिंसिपल में, स्पिरिट डिकॉप्स का मतलब है कि सारे लोग अच्छे से हार्मनी के साथ लड़के नहीं आगे एक ऑब्जेक्टिव की तरह वर्क करें। तो आज हम लोग यहाँ तक ही करते हैं और थैंक यू एवरीवन। ठीक है सर।